फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं खान जीके जीएस का 4th चैप्टर हिस्ट्री का। तो 4th चैप्टर है दोस्तों अपना वैदिक सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता जो थी वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। तो चलिए नेक्स्ट चलते आगे। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन सभ्यता प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देने वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल एंड सेकेंड है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो था दोस्तों वो अपना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच चला। तो चलिए नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। तो ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच चला। तो आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है ऋग्वैदिक काल में कि जो आर्य आए थे वो 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आए थे, यानी उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। आर्यों के आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। आर्य आरंभ में कहाँ बस गए थे दोस्तों? तो सप्त सैंधव। सप्त सैंधव कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। सप्त सैंधव पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बैक्टीरिया को बताया है। तो जो प्रोफेसर मैक्स मुलर थे उन्होंने आर्यों का निवास कहाँ बताया दोस्तों? तो मध्य एशिया में बताया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता को कभी कभी क्या कहते हैं दोस्तों? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौण धंधा था। तो दोस्तों यहाँ पर वैदिक सभ्यता थी जो मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था वो पशुचारण करते थे और उनका मेन धंधा कृषि करना था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य आए थे उनकी भाषा क्या थी दोस्तों? तो संस्कृत थी। आर्यों के इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। तो आर्यों का जो इतिहास है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो वेदों से आर्यों का इतिहास मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु आर्यों के लिए महत्वपूर्ण नदी थी। जो सिंधु नदी थी वो आर्यों के लिए महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो सरस्वती थी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो सिंधु नदी थी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। तो ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। नेक्स्ट ऊपर छूट गया दोस्तों।
ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदी तमा कहते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को क्या कहा गया है, तो नदी तमा कहा गया है सरस्वती को। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। तो ऋग्वेद में नदियों में अफगानिस्तान का भी नाम उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों कौन सा पर्वतमाला मिलता है, तो मुजवंत, जो कि हिमालय का नाम है, उसका नाम मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार ही मिलता है एवं यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे पहले आया था उसमें गंगा नदी का कितना बार उल्लेख मिलता है, तो 1 बार, और यमुना नदी का जो था उसका कितना बार मिलता है नाम, 3 बार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो ये व्यवस्था थी वो उसमें गाय का महत्व ज़्यादा दिया जाता था। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। तो दोस्तों ये जो था वैदिक सभ्यता, उसमें कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था एवं निष्क एवं गाय का व्यापार होता था या वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों उस टाइम मनी, पैसा, कॉइन्स का उपयोग नहीं होता था, वस्तु का आदान प्रदान उस टाइम होता था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र एवं अग्नि के स्थान पर प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौन से भगवान का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, तो इंद्र और अग्नि। याद रखिएगा दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आएगा। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किसका था, तो इंद्र का और अग्नि देवता का। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह किससे बोला गया दोस्तों, तो यह बात मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्र को देवता को पूषण कहा गया है। तो दोस्तों शूद्रों के देवता को क्या कहा गया है, तो पूषण कहा गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया है। और यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। तो दोस्तों कौन सा उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों लोहे का खोज कब किया गया था, तो 1000 ईसा पूर्व में। ये कब किया गया था दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज किया गया था। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि लोहे की खोज कब किया गया था, तो 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे प्रवर्तक हुए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। तो दोस्तों निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। निष्काम जो था दोस्तों, 1 मिनट, निष्काम कर्म सिद्धांत का
प्रथम प्रतिपादन स्नोपनिषद में हुआ। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्य की रचना प्रारंभ हुई, यानी उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य की रचना प्रारंभ हुई। कौन कौन सा दोस्तों? तो महाभारत, पुराना नाम क्या था? जय संहिता। रामायण की, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही 2 महाकाव्य की रचना हुई थी। तो फर्स्ट था रामायण और दूसरा था महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो जय संहिता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखने वाले हैं प्रमुख दर्शन व रचयिता। तो दर्शन एक साइड है और एक साइड प्रवर्तक है। तो योग के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो पतंजलि। योग के पतंजलि हो गए। एंड पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो दर्शन हो गया दोस्तों। पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है? प्रवर्तक जैमिनी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर मीमांसा का कौन है दोस्तों? बदरायन हो गए उत्तर मीमांसा के, और पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। दोस्तों ये दोनों कंफ्यूज कर देंगे, पूर्वी मीमांसा में जैमिनी और उत्तरी मीमांसा में बादरायन। ये सांख्य का दोस्तों तो कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। चार्वाक या भौतिकवादी। तो चार्वाक्य या भौतिकवादी कौन थे? तो चार्वाक्य। न्याय के कौन थे दोस्तों? तो गौतम। न्याय के गौतम। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो देखते हैं। योग का पतंजलि। योग का क्या हो गया? पतंजलि। पूर्वी मीमांसा का क्या हो गया दोस्तों? तो जैमिनी। पूर्वी मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का कौन था? बादरायन। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। सांख्य का क्या हो गया दोस्तों? कपिल मुनि। चार्वाक भौतिकवादी का चार्वाक, और न्याय का दोस्तों क्या हो गया? गौतम जो थे वो न्याय के दोस्तों प्रवर्तक थे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे उत्पन्न अगस्त्यक मुनि की पत्नी। आदि विदुषी महिलाएं थी। तो दोस्तों उत्पन्न अगस्त्यस ऋषि की पत्नी थी और आदि विदुषी महिलाएं थी, और विसफलता एक योद्धा महिला थी। ये दोस्तों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैसों के लिए पढ़ाने वाले जीवकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता था। तो दोस्तों पैसों के लिए जो पढ़ाई करते थे उसको उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। तो दोस्तों आर्य जो थे वो शाकाहारी थे, यानी मुर्गा मछली नहीं खाते थे, और पेय पदार्थ में, पीने वाले पदार्थ में किसका उपयोग करते थे? तो सोम रस का उपयोग करते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि आर्य जो थे पेय पदार्थ में किसका उपयोग करते थे? तो सोमरस का उपयोग करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। तो आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। नंबर 1 अधोवस्त्र, नंबर 2 उत्तरीय वस्त्र, नंबर 3 अधिवास। तो कौन कौन से वस्त्र हो गए दोस्तों? अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र एंड अधिवास। ये तीनों याद रखिएगा। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। जो अंदर कच्छा या चड्डी होता था उस वस्त्र को पहनने वाले को नीवी कहते थे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। गाय को अगन्य माना जाता था। तो दोस्तों वेदों में गाय को क्या माना गया है? अगन्य माना गया है, या ना, मतलब कि ना मारने योग्य। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गाय नहीं मारती है, तो इसका मतलब हो गया अगन्य। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था।
इनका प्रिय पशु गाय एवं घोड़ा था। तो दोस्तों वैदिक काल में प्रिय पशु कौन कौन सा था? तो गाय एवं घोड़ा था। गाय का क्या बोला जाता था दोस्तों? अगन्या। अगन्या याद रखिएगा, गाय को माना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। तो दोस्तों पहले भी देख चुके हैं कि वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था थी और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पानी कहलाता था। तो दोस्तों जो काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोग जाते थे बाहर, उसे क्या कहा जाता था? तो पानी कहा जाता था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनोट या सूदखोर कहा जाता था। तो दोस्तों ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनोट कहते थे, व्यापार के लिए बाहर जाने वाले को पनी कहते थे। वही वस्तु विनिमय प्रणाली का लेन देन था उस टाइम, मुद्रा प्रणाली का नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। लोहा धातु का खोज आर्यों द्वारा की गई है, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तो दोस्तों लोहा धातु क्या कहा जाता है? श्याम अयस्क कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि श्याम अयस्क किसे कहते हैं? तो लोहा धातु को। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद और एकाधी देवावाद और एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। तो दोस्तों आर्य प्राकृतिक बहुदेवावाद, एकाधी देवावाद और एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक भारत में राजनैतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा था। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें भारत का राजनीतिक ढांचा 4 आरोही क्रम में बांटा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला आ गया है कुल। कुल में दोस्तों कुलपा हो गया, कुलपा आते थे। कुल मीन्स कुलपा, डायरेक्ट रिलेट कर पाइएगा। कुल मीन्स कुलपा। नेक्स्ट ग्राम। ग्राम में ग्रामीण पर्सन लोग रहते थे। 20 में 20पति लोगन का प्रधान होता था और जन में गोप यानी राजा प्रधान होता था। तो दोस्तों यहाँ क्रम दिया गया, यहाँ प्रधान दिया गया। कुल में कुलपा प्रधान होते थे। ग्राम में ग्रामणी प्रधान होते थे। 20 में 20पति प्रधान होते थे और जन में गोप या राजा प्रधान होते थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। अब हम लोग देखने वाले ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो मरुत जो थे तूफान के देवता थे। तो दोस्तों वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन देवता का नाम हम लोग देख रहे हैं। मरुत जो था वो तूफान आता था, उनका देवता थे। पूषण या रुद्र, पशुओं के देवता को पूषण या रुद्र कहा जाता था और वनस्पति देवता को सोम कहा जाता था। जो दोस्तों वनस्पति थे उसके देवता को सोम कहा जाता था। और मारुत जो थे वो तूफान के देवता थे। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इंद्र जो थे वो युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। दोस्तों युद्ध एवं वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र थे। उषा जो गति, भोर, उत्थान, देवी, इसके देवता उषा थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता बनाता था उसे अग्नि देवता कहते थे। यानी देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में जो रिलेशन बॉन्ड बनाता था वो अग्नि देवता थे। धव, आकाश के देवता को धव कहा जाता था। डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, आकाश के देवता को क्या कहा जाता है? तो धव कहा जाता है। आश्विन, विपत्तियों को हारने वाला देवता को आश्विन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आश्विन किसको कहा जाता है दोस्तों? जो विपत्ति को हार लेता है। वरुण, वरुण दोस्तों याद रखिएगा, जल की देवता को वरुण कहा जाता है। तो किसकी देवता को वरुण कहा जाता है दोस्तों? तो जल की देवता को वरुण कहा जाता है।
आश्विन जो था विपत्तियों के हर लेता था, उसे आश्विन देवता कहा जाता था। धौ जो था दोस्तों अपना, वो आकाश के देवता को धौ कहा जाता था। अग्नि जो था देवता और मनुष्य के बीच बॉन्ड बनाता था। वहीं उषा जो था प्रगति भौर उत्थान की देवी थी। और इंद्र भगवान जो था युद्ध एवं वर्षा के देवता को इंद्र देवता कहते थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 1 मिनट में इसको आगे बढ़ाता हूँ। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु थे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका पीरियड जो था दोस्तों वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। उस उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो कितना था दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और ऋग वैदिक काल का जो पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये दोस्तों याद रखिएगा, 2 टाइप का वैदिक काल चला था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो चलिए हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अथर्ववेद आए, यजुर्वेद आए, सामवेद है, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई है, वो कौन से काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और उत्तर वैदिक काल की एज का था दोस्तों टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग में आ गया था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था, तो पंजाब से बढ़ा था और दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भागों में आ गया था। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र कौन सा था दोस्तों, तो मध्य देश यानी सेंट्रल कंट्री था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में भी हम लोगों को सिंधु नदी का और सरस्वती नदी का उल्लेख मिला था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा का पद जो था वो महत्वपूर्ण एवं गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था उस टाइम में। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद होता था वो महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय जयसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक समाजवादी यज्ञ होता था। तो दोस्तों उस टाइम के महत्वपूर्ण यज्ञ कौन कौन से थे, तो राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सम्राट यानी राजा हल चलाता था एवं रानियां के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, तो सीरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। अब हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी थे। प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम, पुराना नाम क्या था और अभी के नाम क्या है, तो बिपाशा पुराना नाम था, ब्यास नदी का पुराना नाम हो गया बिपाशा। याद रखिएगा दोस्तों, ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा, इसे भी रिलेट कर पाइएगा, बिपाशा ब्यास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झेलम नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो
वितस्ता नदी जो था वो झेलम नदी का पुराना नाम था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सतलज नदी का पुराना नाम क्या था, तो सतुद्री। डायरेक्ट ये रिलेट कर पाइएगा दोस्तों, आगे भी इसमें भी आगे सो, इसमें भी आगे सो, तो सतलज का पुराना नाम सतुद्री। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रावी, पुरुषनी या इरावती। रावी का दोस्तों इरावती हो गया और या पुरुषनी हो गया। पुरुषनी या इरावती यह रावी नदी का पुराना नाम है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो अस्किनी नदी। अस्किनी नदी जो थे वो पुराना नाम है किसका दोस्तों, तो चिनाब नदी का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वात नदी या सुवस्तु नदी। इसमें डायरेक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों, स्वात नदी, सुवस्तु नदी, सिंध नदी, सिंधु नदी। ये तो दोस्तों हल्का है। नेक्स्ट आ गया कुर्रम नदी एंड इसका पुराना नाम कुरुम्भ नदी। इस टाइप से भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसमें भी कु आ रहा है, इसमें भी कु आ रहा है। तो कुर्रम नदी का पुराना नाम क्या था, तो कुरुभ नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंडक नदी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गंडक नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो सदनीरा नदी है। सदनीरा नदी पुराना नाम हो गया गंडक नदी का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी क्या हुआ दोस्तों, दृश्यद्वती या सरस्वती नदी का पुराना नाम, नया नाम घग्गर नदी हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काबुल नदी। काबुल दोस्तों कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो इसका पुराना नाम कुंभा नदी। क से काबुल, क से कुंभा, क से काबुल, क से कुंभा। इसको आप डायरेक्ट रिलेट कर पाइएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोमल नदी का पुराना नाम गोमती नदी। गोमल नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो गोमती नदी। गो से गोमल, गो से गोमती, गो से गोमल, गो से गोमती या फुलहर नदी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग आ गए पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। तो दोस्तों क्या है, पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों की कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, 5 कबीले को क्या कहा गया, कहा जाता है, तो पंचजन्य कहा गया या पंचजन्य कहा जाता है। ये इसमें कौन कौन से आ गए दोस्तों, अनु, द्रुहई, पुरु, तुर्वस और यदु। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्राम, 20 और जन में उच्चतर इकाइयाँ हैं और ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। दोस्तों ग्राम मतलब में बहुत सारे परिवार रहते थे, उसके समूह को ही ग्राम कहते हैं। ग्रामीण ग्राम का मुखिया होता था। तो दोस्तों ग्रामीण जो था, ग्रामनी जो था वो ग्रामीण का मुखिया होता था या ग्राम का मुखिया होता था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 कई गांवों के एक समूह का प्रधान बीसपति कहलाता था। 20 जो हो गया कई गांवों के, कई सारे छोटे छोटे गांव का जो आ गया दोस्तों, इसका गांव हो गया ही। इसके जो प्रधान होते थे उसे क्या कहा जाता था, तो बीसपति कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। जन, अनेक विषयों का समूह उसके अधिपति के जनपति कहा जाता था। तो जन किसे कहा जाता था दोस्तों, अनेक विषयों के समूह उसके अधिपति के जनपति या राजा कहा जाता था। राजा मतलब दोस्तों हो गया क्या, बहुत सारे जनता द्वारा चुने गए जो हो गए मेन लीडर होता है, उसे ही जनपति या राजा कहा जाता था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। राजा का पद, 1 मिनट, हाँ, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, राजा को गोप कहा जाता था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा को गोप कहा जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सेनानी यानी सेनापति, पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे। तो दोस्तों मेन
सेनापति सेनानी और पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। तो दोस्तों ऋग्वेद में भी सेनापति थे और पुरोहित थे जो हमेशा राजा के लिए सहायता करते थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में 12 मंत्री को क्या कहा जाता था? तो रत्नी कहा जाता था। 12 मंत्री रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार, कर्मार पदाधिकारी थे। तो कौन कौन से इसमें थे पदाधिकारी रहते थे? सूत पदाधिकारी रहते थे, रथकार पदाधिकारी रहते थे और कर्मार पदाधिकारी रहते थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पूरब या पुरूप दुर्गापति होता था जो सैनिक कार्य करता था तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे। तो पुरूप जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो गुप्तचर थे। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। पुरूप या पुरूप दुर्गापति होता था जो गुप्तचर होता था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं बाजपति। अब बाजपति यानी गोचर भूमि के अधिकारी हुआ कुलूप परिवार का मुखिया। कुलूप परिवार का जो मुखिया होता था वो कौन था दोस्तों? बाजपति होता था। और ऊपर जो देखे थे पुरूप, पुरूप कौन था दोस्तों? स्पर्श गुप्तचर, गुप्तचर था, मतलब सन्नथी था, गुप्तचर संदेशा को आगे पीछे भेजता था। और वाजपति कौन था दोस्तों? तो कुलप परिवार का मुखिया होता था। और दूत समय समय पर संधि विग्रह को प्रस्ताव के लिए राजा के पास जाता था, उसे ही दूत कहते थे। दूत मीन्स दोस्तों वही दो, मतलब कि संदेशा को, मैसेज को राजा के पास जाता था। और विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदत क्या थी दोस्तों? सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। तो दोस्तों विदत ही धन का बंटवारा करते थे। जैसे कि आज के टाइम में वित्त मंत्री है, वो धन का बंटवारा करते थे। उस टाइम में विदत धन का बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। सभा दोस्तों ये क्या होता था? कुलीन लोगों का समूह होता था। जैसे आज भी देखते होंगे दोस्तों पीएम के सभा होता है, उसमें बहुत सारे मंत्री बैठते हैं। तो इसमें वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह आज भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। समिति। समिति क्या होता था दोस्तों? यह जन प्रतिनिधियों का समूह एवं प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। तो दोस्तों समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। यह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। यह दोस्तों याद रखिएगा ईशान किशन से भी, कि समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। तो दोस्तों न्यायाधीश का काम क्या होता है? प्रश्न पूछना, तो इसे प्रश्न विनाक भी कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवर, गायों एवं घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी, क्योंकि उस टाइम गाय एवं घोड़ा ही सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में से भी एक था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ गायों की खोज। तो दोस्तों युद्ध के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? तो गविष्टि के लिए युद्ध का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। तो दोस्तों ऋग्वेद में 7वें मंडल में किसका वर्णन है? तो 10 राज्य का वर्णन है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें सुदास व दास जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषनी रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास का विजय हुआ।
तो दोस्तों ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सुदास एवं दस। तो विजय किसका हुआ था दोस्तों? सुदास का विजय हुआ था। और ये कौन से नदी पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी जो पुराना नाम हो गया रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी नदी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। तो दोस्तों आर्य जो थे वो पितृसत्तात्मक समाज के थे। वही सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मातृसत्तात्मक परिवार या समाज के थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थे। ये कौन कौन से थे दोस्तों? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। ऋग्वेद में के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद तो 10वां मंडल दोस्तों बाद में जोड़ा गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट महिलाओं के शिक्षा का अधिकार था। उस टाइम महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों विधवा विवाह होता था। यानी दोस्तों जो था वैदिक काल में विधवा विवाह भी होता था। बाल विवाह या पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। लेकिन सिर्फ दोस्तों विधवा विवाह ही होता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी उस टाइम। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को माजू कहा जाता था। तो दोस्तों जो विवाह नहीं करती थी लेकिन वो विद्या के लिए अध्ययन करती थी उसे क्या कहा जाता था? तो आरजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू विवाह के समय मिलने वाले उपहार को कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकाता व लोपामुद्रा जो ध्रुवराज की कन्या में राजकुल में है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाजनपदों का उदय। तो धन्यवाद।